अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपना आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे भारत और चीन के माबैन लद्दाख तनाज़े के हवाले से कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहा जाता है, वहाँ पर इस वक्त देखा तो यह जा रहा है कि चीन की जानिब से दरअंदाज़ी की गई है और वहाँ पर तामीरात का सिलसिला जारी है और उस लाइन की जो है वो कंट्रोल की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत के जो हिस्से हैं उसको अपने हिस्सों में शामिल किया जा रहा है, अपनी सरजमीन का हिस्सा बनाया जा रहा है चाइना की जानिब से। और इस पर वो हक बजानिब यूँ नज़र आता है कि उसका कहना है कि जो भारत ने 5 अगस्त से पहले कश्मीर की सूरत हाल को तब्दील किया और आर्टिकल वहाँ पर 375 और 37A के इतलाक़ के बाद जो उसकी पोजीशन चेंज कर दी है मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, इस तरह से हम ये चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि हम भी भारत के साथ इसी तरह से लद्दाख के मकाम पर कुछ हिस्से को चाइना के साथ मिला सकते हैं। इस दौरान काफ़ी कुछ चहमगोइयाँ यूँ भी होती रहीं कि इस तमाम तर मामले से पसोपेश से काम लिया जाता रहा भारतीय हुकूमत की जानिब से और ये शो करने की कोशिश की गई कि दरअसल ऐसा हो कुछ नहीं रहा जो दिखाया और बताया जा रहा है। और अपोजिशन जिस तरह से तनकीद का निशाना बना रही है मोदी सरकार को, वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासत चमकाने की कोशिश है। दरअसल ना ही किसी किस्म की कोई हलाकतें हुई हैं फ़ौजियों की लद्दाख की मकाम पर और ना ही वहाँ पर कोई कब्जा किया गया है। लेकिन जब चीनी वज़ीर ख़ारजा एक स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर ऑफिशियली जारी करते हैं और ये बताते हैं कि जो कुछ वहाँ पर हालात हैं उसको सिफारती महाज पर हल करने की कोशिश की जा रही है और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तय करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे इस बात की यकीनन नफ़ी हो जाती है कि जो झुटलाने की कोशिश की गई है भारतीय हुकूमत की जानिब से चीनी इस एक्ट को, वो बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी है। लेकिन इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख पर दरअसल हो क्या रहा है, और अब से 2 साल कबल डोकलाम में जो इसी तरह की एक हमने देखा कि पोजीशन थी चाइना की और वो खासा मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहा था और इस वक्त यही वजह है कि ऊंचाई पर ज़्यादा वो मौजूद है डोकलाम के मकाम पर, जबकि भारत उससे कम ऊंचाई पर मौजूद है और वहाँ पर भी हमें चाइना ही उनको डील करता हुआ नज़र आ रहा है और उन्हीं को लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या गलवान में भी ऐसे ही कुछ होने जा रहा है, यहाँ पर भी सूरत हाल यही रहेगी या फिर वाकई सिफारती सतह पर मामलात के ज़रिए बातचीत के बाद ये तमाम तर मामलात हल कर लिए जाएंगे? इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर इंडिया क्यों बैक वक्त अपने हमसाया ममालिक के साथ महाज को सरगर्म रखे हुए है, न सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान के साथ बल्कि अब इस वाक़े के बाद से और लद्दाख इशू के बाद से चाइना के साथ भी उसके जो है वो ख़ासे तनाज़ात में इजाफा हो चुका है। तो एक ऐसे वक्त में जब भारत के अंदर ख़ुद कई महाज इस वक्त गर्म हैं और वो खासा खोखला हो चुका है इन महाजों पर लड़ते हुए, इस कमज़ोर हैसियत में वो अपने हमसाया ममालिक से किस तरह से लड़ाई कर सकता है या फिर उस टकराव से उसको क्या हासिल हो सकता है, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू पर, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इकना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इकना रिलीफ, आज ही डोनेट कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी आज के मौजू के हवाले से और इसी पर कुछ गुफ्तगू करने के लिए सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम सूरत हाल को कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो लद्दाख के महाज पर इस वक्त खासी हमें कहना चाहिए कि क्लैश की सी पोजीशन नज़र आती है दोनों जानिब से, किसको आप यहाँ पर ज़्यादा दुरुस्त समझते हैं या किसको हक बजानिब समझते हैं कि वो तरीक़ाकार जो उसने अपनाया है वो बिल्कुल ठीक है? चीन के जो महाज के ऊपर और हिंदुस्तान के साथ आपस में एक चक्कर चल रही है, ये आज की नहीं है। ये मैकमोहन लाइन जब इस खित्ते के अंदर नई शराज़ाबंदियां हो रही थी, नए जो है वो लकीरें लगाई जा रही थी अंग्रेज की तरफ से दूसरी जंग अजीम की भयानक शिकस्त के बाद, तो मैकमोहन लाइन जो है उसके ऊपर बहुत सारे तनाज़ात शुरू हो गए। ये मैकमोहन लाइन जो है इसको बुनियादी तौर पे जो कश्मीर के इलाके से शुरू होती है
और फिर ये तिब्बत और ये नेपाल, ये सारे इलाके इसी में शामिल हैं। इसके अंदर क्योंकि निशानदेहियां सही नहीं हुई थी और अब मॉडर्न ज़ाहिर जमाना आ गया, बहुत सारे इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई। अब जो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के ऊपर जो है वो तकसीम होती है, इसलिए जो मामलात चीन के साथ हिंदुस्तान के थे वो मामलात जो है वो खराब होते रहे। हिंदुस्तान शुरू में ये समझता रहा कि हम बहुत बड़ी ताकत है और खित्ते के अंदर जो है वो उनकी तमन्ना थी, बल्कि आज भी है कि हम इस खित्ते के थानेदार बन जाएं। ऐसा मुमकिन ना हुआ क्योंकि चीन ने न सिर्फ अपनी अस्करी महाज के ऊपर अपने आप को मजबूत किया, बल्कि उन्होंने मुआशी लिहाज से अपने आप को दुनिया का नंबर 1 ला के खड़ा कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो भारत ने जब 1962 के अंदर अपने ताकत के नशे के अंदर चीन के साथ जो है वो एक झड़प मोल दी और नतीजे में वो जंग जो थी वो भारत को इतनी महंगी पड़ी कि वो आखिर में हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगाना लगे। ये एक जो जगह जिसको हम लद्दाख और हम कहते हैं एक्साई चिन, ये वो 2 इलाके हैं चीन के जिसके ऊपर चीन का बुनियादी तनाज़ा है। अब ये दोनों के दोनों जो है ये कश्मीर के जो सरहद है उसके अंदर शामिल होते हैं। अब जब भारत ने 1962 की लड़ाई के बाद भारत को काफी हद तक कान हो गए, अब यहाँ लद्दाख के अंदर जो है वो जब कारगिल का वाकया हुआ तो कारगिल के अंदर चीन, क्योंकि जाहिर है चीन अपनी जगह पे मौजूद था, लेकिन हिंदुस्तान को अपनी फौज निकालनी पड़ी और उसको कश्मीर के महाज से ला के पाकिस्तान की तरफ जो है वो धकेलना पड़ा। अब ये सारे वो मामलात थे जो चीन और भारत के दरमियान में तनाज़े का बायस बने। अब जब कारगिल के अंदर वाकया हुआ तो इस झील का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो हिंदुस्तान के कब्जे में मौजूद था। पैंगोंग झील के ऊपर तकरीबन 8 उसके कोने ऐसे बनते हैं जिनको फिंगर्स कहा जाता है। उसके अंदर भारत कहता है कि फिंगर नंबर 8 के ऊपर जो है वो चीन का इलाका शुरू होता है, जबकि चीन कहता है कि फिंगर नंबर 2 से मेरा इलाका शुरू होता है। क्योंकि चीन ने इस मामले के ऊपर निगाह रखी हुई थी, उन्होंने पहले से ही 5000 फौजी जो है वो खामोशी से चुप करके उस इलाके में पहुंचा दिए। और उसके बाद फिर ये जो झड़प जब हमने देखी कि जब झड़प हुई दरमियान में जहां लातों का इस्तेमाल हुआ और हिंदू लोगों को, जो हिंदू फौजी थे उनको जबरदस्त वहां लातें मारी गई, तो उसके बाद यह हुआ कि अगले ही दिन शी जिनपिंग साहब ने ऐलान कर दिया कि 5000 ट्रुप्स जो है वो मैंने भिजवा दिए। असल में तो ये भारत की इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर था कि उनको ये पता ही नहीं चल सका कि 5000 फौजी वहां आके खड़े हुए हैं और ये उनकी इंटेलिजेंस का आलम था। लड़ने चले हैं पाकिस्तान के साथ जो दुनिया की नंबर 1 ISI है। अच्छा, मुझे ये बताइए यहाँ पर अब्दुल्ला साहब कि इंडिया के मुकाबले में चीन की पोजीशन खासी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आती है डोकलाम वाक़े के बाद से, जो 2 साल पहले का वाक़या है। कितना डिफरेंस आपको इन दोनों मकामात में नज़र आता है, डोकलाम और गलवान वादी का जो जिक्र किया जा रहा है, और अमरीका जो कि सबका माई बाप बनता है हर मामले के हवाले से, इस पर भी खासा वो एक मरतबा फिर लंबी छलांग लगाता हुआ नज़र आया और उसने सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश की, गो के उसको खास लिफ्ट नहीं कराई गई चाइना की जानिब से, लेकिन वो भारत की हिमायत में कहाँ तक जाता हुआ नज़र आता है आपको? चाइना के साथ उसके पहले ही काफ़ी क्लैशेस मौजूद हैं और वो नहीं चाहता कि चाइना उसकी पोजीशंस को जो है वो डिरेल करे या उस पर सबकत ले जाने की कोशिश में कामयाब हो। तो क्या नज़र आ रहा है आपको इन तमाम तर सिचुएशंस में? इस टाइम पे चीन तो बिल्कुल उन्होंने बिठा दिया है भारत को, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। भारतीय फौजी रोए हैं, उनकी बकायदा तस्वीरें मौजूद हैं, उनकी लाशें जो है उठाते हुए तस्वीरें मौजूद हैं। गलवान वादी के अंदर जो है वो तो चीन जो है बहुत अच्छी तरीके से काबिल है और उसमें भारत का इलाका जो है वो भी शामिल कर लिया। चीन ने दोनों महाजों पर लड़ाई की, एक अस्करी महाज पे जो कि पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन एक दूसरा महाज था सिफारती, जिसके ऊपर उसने बकायदा अपने कार्ड जो थे वो इतने अच्छे खेले कि उसने नेपाल को ला के भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया। और नेपाल ने बकायदा अपनी पार्लियामान के जरिए और अपनी फौज के जरिए, पार्लियामान के जरिए उन्होंने नक्शे पास कराए और वही जो मैकमोहन लाइन वाले मसाइल थे उसको छोड़ते हुए, बल्कि वो भारत के कुछ हिस्से एक छोटा चिटाग भर नेपाल ने जो है वो भी शामिल कर लिए। तो भारत को मुख्तलिफ जगह से जो है वो थ्रेट आ गई और एक जाहिर है वादी कश्मीर के अंदर जो है वो मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का थ्रेट है उनको, ये अपनी जगह। लेकिन डोकलाम के अंदर भी एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक फौजी सबकत की जगह है, जो डोकलाम के अंदर ऊंची जगह के ऊपर चीनी बैठे हुए हैं और नीची जगह के ऊपर जो है
वो भारतीय बैठे हुए हैं। इसलिए डोकलाम भी जो है वो उनके हाथ से जा चुका है। जब आर्टिकल 370 और 33A खत्म किया और यूनाइटेड नेशन की जो वहां हैसियत थी उसको भारत ने खत्म किया, तो नतीजा ये निकला कि चीन ने जो है वो उसके ऊपर उसके माथा ठनका। चीन ने कहा कि ये तो मामला खराब हो रहा है क्योंकि याद रखें कि जो एक्साई चीन और लद्दाख है उसके साथ चीन का भी एक बहुत बड़ा तनाजा चलता है और वो चीन भी इतना ही इक्वली पार्टनर है जितना जैसे हम पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर समझते हैं। अब क्योंकि बड़ी बाजी जो है वो तो हमारे पास है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो चीन के पास है। और हमें ये भी याद है, आप माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपको इल्म है कि अयूब खान के जमाने में एक बहुत बड़ा खिस्सा जो है हमने चीन को दे दिया था और वो दोस्ती की बुनियाद के ऊपर जो उनका एक राइट था और जाहिर है हमारा एक दीरीना दोस्त है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए है कि चीन जो है हमें एक दफा 1962 के बाद फिर एक मौका फराहम कर रहा है। दुनिया के अंदर सी पैक में जो है अमेरिका की अजारादारी और उनकी मईशत को चैलेंज करके रख दिया और उसी तरीके से ब्रिक्स बैंक जिस तरह से चाइना ने बनाया, फिर SCO बनाया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये वो सारे अमल थे जिससे जो है वो अमेरिका जो है वो लरस गया। और अब हालत आपने ये देखी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने मसालियत की पेशकश की इस खित्ते के अंदर, तो चीन ने यकसर उसको मुस्तरद कर दिया और बजाय इसके उनके करने के चुप करके बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो रशिया कर रहा है। अब मसला क्या है? अब मसला यह है कि क्या अमेरिका भारत को वो तमाम असला देगा जिसकी भारत के साथ उनको कहीं वादे वईद है, और वो जो पेट्रियट मिसाइल उसके आने थे, जो इसी तरीके से जो उसके पास जो S-400 आने थे और जो उनका ख्वाब था इस पूरे खित्ते के अंदर चौधरी बनने का, वो अमेरिका कोविड-19 की सूरत हाल में और डूबती मईशत की सूरत हाल में क्या भारत को क्या सिर्फ तिफल तसल्लियां देगा या वाकई ही कोई मदद करेगा? भारत के पास जो एक यूनाइटेड नेशन का कार्ड था वो भी फारिग हो गया, बल्कि यूनाइटेड नेशन के कार्ड के मुताबिक आर्टिकल 3324 जो है वो ये कह रहा है कि असले के साथ जो है वो ये क्योंकि नो मैन लैंड हो गया, इस पे किसी का कब्जा नहीं है, जिसका ताकत है उसी का कब्जा है। तो अब भारत की ये पोजीशन बन गई है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि भारत जो है वो अब इसी वजह से चीन ने जब अपनी अस्करी कुव्वत के साथ वहां पेशबंदी की तो दुनिया ने उस पर कोई रद्द अमल नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर सका, उनको कोई कानूनी शिकंजे में न जकड़ पाया। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे कुछ मजीद गुफ्तगू भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमसाया ममालिक के साथ अपना महाज सरगर्म किए हुए है भारत, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के साथ बल्कि अब चाइना और श्रीलंका और दीगर तमाम तर भूटान और उसके अतराफ के जो छोटे छोटे ममालिक हैं वो भी खासे उससे नाराज़गी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसका नतीजा निकलेगा, इस पर कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तमाम तर अद्वियात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। जी हां, अपने डॉक्टर को हमारी फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारी तेज तरीन होम डिलीवरी के जरिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। आपकी सेहत की खिदमत में पेश ईमान फार्मेसी, 7309 5th एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन 718-748-5900। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कुछ बातचीत कर रहे हैं। इंडिया और चीन के दरमियान महाज गुज़िश्ता दिनों खासा सरगर्म रहा और हालिया दिनों में इसमें खासा ठहराव नज़र आता है, जो यकीनन दोनों जानिब की सिफारती कोशिशों का हमें नतीजा नज़र आ रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए अब्दुल्ला साहब कि इंडिया और चीन के दरमियान हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे कारोबारी मामलात हैं, बहुत से ऐसे मुआहदे हैं कि जिसमें चीन हमें खासी सबकत ले जाता हुआ नज़र आता है और तकरीबन $72 बिलियन की
मार्केट है चाइना की भारत में, जबकि भारत सिर्फ $16 बिलियन का इन्हिसार रखता है चाइना पर, तो इतनी एक दूसरे की ये ज़रूरत है अशद, इस पर अगर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो क्या आपको लगता है कि भारत को माशी तौर पर खासा भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है चाइना के साथ इस मामले में? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है भारत और चीन के माबैन जो है वो बिल्कुल समझे कि भारत का जो है वो एक छिटांक भर है और उसके मुकाबले में चीन $72 बिलियन का जो है वो अपना माल बेच रहा है और उसके मुकाबले में तकरीबन 16 बिलियन का जो है वो भारत जो है उससे वो ले रहा है। तो ये 16 कहाँ और 72 बिलियन कहाँ, इसलिए चाइना का ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि चाइना के माल की बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, वो करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या भारत इसको अफोर्ड कर सकेगा? क्या उनकी जो डूबती मईशत है, जो उनके बुरे हाल है, जो उनका जो फौजी जुनून है, जो बीजेपी का पागलपन है, जो उनकी दहशत गर्दाना सोच है, क्या वो सस्ती अवाम को जब चीजें नहीं देंगी तो क्या अवाम नास के अंदर जो है इश्तियाल नहीं पैदा होगा? और अगर इश्तियाल पैदा होगा तो फिर हुकूमत जो है वो डामाडोल हो जाएगी, और जब हुकूमतें डामाडोल हो जाया करती हैं तो फिर उनको अंदरूनी और बैरूनी जो ताकतें हैं वो निकल जाया करती हैं और तिजारत के ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे मामलात कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो मेजर कंपनीज हैं, इस टाइम पे जो भारत के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो तो चाइना की है। तो फिर अगर चाइनीज कंपनी जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, भारत उनके बगैर अपनी मईशत, यानी कि अगर चाइना से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे या उनके ऊपर कोई कदगन लगाएंगे तो नतीजा ये होगा कि जॉबलेसनेस होगी तो बिजनेस के अंदर कटौती होगी तो आपका बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो खत्म हो जाएगा, और फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो आपकी मईशत जो है 6.8 से वो शुरू हुई है और 5.2 के ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब है वो मजीद नीचे चली जाएगी, जिसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं खुद भारत के अंदर बैठे मुआशी एक्सपर्ट्स। वो कह रहे हैं कि अगर चीन के साथ हमने कोई इस किस्म का खिलवाड़ किया तो नतीजे में 3% के ऊपर जो है हमारी इकोनॉमी चली जाएगी। भारत अगर एक कदम आगे लेगा तो इंशाल्लाह ताला ये 3 कदम पीछे जाएगा। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान को एक मेरे ख्याल में मकसद किरदार अदा करना है, सिर्फ चीन के सहारे नहीं खड़ा रहना, पाकिस्तान को अपनी फौजी मूवमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको बड़ा सोच समझ के कह रहा हूं, कश्मीर के ऊपर आप देखें कमजोरी दिखाई, कश्मीर अलहदा हुआ, आप खामोश रहे। उसके बाद आपने जो है वो जब आया अभिनंदन का वाकया, उसके ऊपर भी आपने जो है लोगों को कहा कि जंग हो जाती, वो भी आप खामोश रहे। उसके बाद जो है वो अब यहाँ जिस अंदाज के अंदर जो ऐसी कुछ अक़लियतें हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज है, उसके ऊपर भी जो है वो हमारी हुकूमत अचानक ऐसे काम क्यों कर रही है? इसराइल के परचम जो है वो इस्लामाबाद में लहराए जा रहे हैं अचानक, बगैर किसी की ख्वाहिश के, बगैर कोई बिल आया या किसी इसराइल की हुकूमत से क्या किसी ने खत लिखा था? लेकिन पीटीआई की मौजूद जो रुकन असेंबली है वो खड़े होकर इसराइल के तस्लीम करने के हक में तकरीर कर देती हैं। किसने कहा उनको ये सारी बातें करने के लिए? किसने बोला उनको? कहीं से उसकी किसी की डिजायर आई? उसके बाद आप जो है वो जहां दीनी जमातों के ऊपर आप पाबंदियां लगाते हैं, अक़लियतों को छूट देते हैं, इसी तरीके से मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, जनाजा निकल गया, और आपने जो है वो यहाँ मंदिरों की तामीर के लिए पैसे दे रहे हैं। वो आप कहीं सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है पाकिस्तान के लिए? कहीं सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं मौजूदा हुकूमत हो गई? अच्छा, और फिर वही बात कि भारत गो के जारहाना मिजाज रखता है और पाकिस्तान के साथ उसके साल के 12 महीने इसी तरह से सर्द और गर्म माहौल रहता है, और अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना के साथ भी उसने कुछ ऐसे ही हालात इख्तियार कर लिए हैं। नेपाल भी उसके साथ अपना नया नक्शा पेश करने जा रहा है और उसके साथ उसका नया एक झगड़ा चल पड़ा है। भूटान की भी सेम यही सिचुएशन नज़र आती है। रूस की भी अगर हम बात कर लें तो वो यही सिचुएशन नज़र आती है। और फिर यही बात कि जब भारत अंदरूनी तौर पर खासा कमज़ोर है, मुख्तलिफ तहरीक जो वहाँ पर चल रही हैं, अलहदगी पसंद या मुख्तलिफ जो और दीगर तनाज़ात उनके अपने अंदर फूट पड़े हैं, जो फसादात फूट पड़े हैं, उन सिचुएशंस में भारत किस तरह समझ सकता है कि वो हमसाया ममालिक को जो है वो शिकस्त दे सकता है या फिर उनको कमज़ोर कर सकता है, और ख़ासी मजबूत पोजीशन में भारत खुद को महसूस कर रहा है? ऐसा कैसे मुमकिन है? देखें, असल बात यह है समीन दीदी कि सीधी सी बात है, पहले तो भारत को हमें समझना चाहिए। हम असल में पढ़ते तो हैं कोई नहीं। चाणक्य की एक पॉलिसी है,
चाणक्य जिसका आप जानती हैं कि भारत का, जिसको आप मैग्ना कार्टा कह सकती हैं, एक बुनियादी असूल कह सकती हैं, वो चाणक्य की पॉलिसी ये कहता है कि आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है और आपका पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त है। अब आप देख लें, अब नक्शा देखें, आपको समझ आ जाएगी मेरी बात अगर मैं गलत कह रहा हूँ। अब ये जो मामला चल रहे हैं इसकी पीछे वजूहात है। एक, आपने कहा कि भारत अंदर से खोखला हो चुका है, इतनी ज्यादा। अब हिंदू मत के अंदर ही हम अपने 72 फिरकों को रोते हैं। हिंदू मत के अंदर आपकी इत्तला के लिए 29,000 मुख्तलिफ फिरके हैं, 29,000। और उनका तो आलम यह है कि जो बंदर को मानता है वो हाथी को नहीं मानता, जो हाथी को मानता है वो राम को नहीं मानता, यानी कि उनके तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। फिर इसी तरीके से केरला और दूसरे इलाके जो हैं वो तो बिल्कुल उनकी जबान, उनका कल्चर, उनका खाना पीना, यानी कि वो एक अलहदा कौम है। देखिए जिस तरीके से चीन ने आईना दिखाया है भारत को, क्या अगर ये मौका नहीं है पाकिस्तान के ऊपर पास कि आज हम अपना कश्मीर जो है वो वापस लें? क्या ये कायदे आजम की पॉलिसी नहीं है? मैं अभी पिछली थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, अगर ये कहा जाए, कायदे आजम ने तो कहा था 1000 साल की जंग लड़ेंगे, कायदे आजम ने तो कहा था कि कश्मीर हमारी शाहरग है। मौजूदा हुकूमत कहती है कि जो कश्मीर जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा, वो पाकिस्तान का गद्दार कहलाएगा। हमें समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। आखिर कश्मीर के लिए अगर फौज नहीं है तो क्या हमने चीन से लड़ने के लिए बनाई थी, अफगानिस्तान से लड़ने के लिए बनाई थी, ईरान से लड़ने के लिए बनाई थी? हमने क्यों ईरान से लड़ना था? क्या ईरान जो है वो पहला मुल्क नहीं था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया? चीन जो है वो हमारी तो सरहद, उसके साथ सुस्त बॉर्डर के ऊपर हमने 70 किलोमीटर पीछे जो है वो अपना पहले बॉर्डर बनाए रखा, कितने सालों साल। उसके बाद जो है अफगानिस्तान के साथ हमारा एक सिपाही नहीं था मौजूद, और जब तक के 9/11 का वाकया नहीं हुआ और अमेरिकी फौज यहाँ नहीं आई, हमारा एक सिपाही वहां नहीं लगा हुआ था। देखें, समझें, असली दुश्मन जो है वो तो भारत है और उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारा जो है वो हम अमन की बरसी बजाते रहते हैं। बांग्लादेश से अलहदा हुआ, नरेंद्र मोदी जाके ये कहता रहा, खुलेआम उसने बोला कि हाँ मुक्ति बाहिनी हमने बनवाई थी, हमने किया, और मैं बतौर एक कारकुन जो है वो इसमें शामिल रहा। तो पाकिस्तान को हमने अलहदा किया, 2 टुकड़े किया। हुकूमत पाकिस्तान ने ये मुकदमा क्यों नहीं लेके गया इंटरनेशनल दुनिया में? मुझे बताएं क्यों नहीं? माजी की हुकूमतें गई जहन्नम में जनाब, उन्होंने गलत किया। अब तो बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ बातचीत कर रहे थे इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख के मौजू के हवाले से कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह के दौरान खासी जो है वो गर्मा गर्मी देखने में आई और दोनों अतराफ की जो फ़ौजों के वीडियोज़ रिलीज़ की गई, गो के वो मौजूदा तो ये बताया जाता है कि सिचुएशन की नहीं थी और अब से तकरीबन 1-1.5 साल कबल की वो वीडियोज़ हैं। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का तनाज़ा है उसमें चाइना अब खासी सबकत ले जाता हुआ नजर आ रहा है और उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय फौजियों को और भारत की सरजमीन को चाइना की सरजमीन का हिस्सा बनाने में वो खासा कामयाब रहा है और यही वजह है कि डोकलाम के बाद गलवान वादी को भी उसकी फतह करार दिया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में ये इशू कितना हमें हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा और कितना हमें इसको इफ़हाम तफ़हीम से हल करने की जानिब बढ़ते हुए नजर आ सकेंगे दोनों ममालिक के सरबराहान, इस पर यकीनन आने वाले दिनों में देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।